हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करेंगे यूपी पीसीएस 2025 के लिए। जो यूपी पीसीएस है 2025 का प्रीलिम्स है, तो उसमें हम आज करेंगे पीसीएस मंत्रा का हिस्ट्री का जो पेपर है। तो आज हम हिस्ट्री पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी हिस्ट्री पूरी रिवाइज होगी एक ही पेपर के थ्रू। तो आपको पूरी हिस्ट्री पढ़ने का मौका मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री का पेपर, जो कि ये टोटल हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे। तो ये है आपका पीसीएस मंत्रा का, और बहुत ही अच्छा टेस्ट है जिसमें आप बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तत्पश्चात कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में विराट द्वारा 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से मिलता है। एंड नेक्स्ट है, ऋग्वेद का 8वां मंडल अंगिरस वंश को समर्पित है, जबकि ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। एंड नेक्स्ट है, लोपामुद्रा विदर्भ राज की कन्या थी, जिसका विवाह अगस्त ऋषि से हुआ था। यह ऋग्वेद के रचनाकारों में से एक है। कूट में से सही कथनों का चयन कीजिए। ए ऑप्शन है 1, 3, 4, 1, 2, 4, 2, 3, 4 उपर्युक्त सभी। तो चलिए इसमें से सही उत्तर का चयन करें कि इसमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। देखिए, इसमें जो है ऋग्वेद के जो 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में विराट द्वारा 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। ये बात बिल्कुल सही है। एंड नेक्स्ट है, शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ये भी बात एकदम राइट है। एंड नेक्स्ट है, ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है अंगिरस वंश को समर्पित, जबकि ऋग्वेद का 9वां मंडल सोमरस को समर्पित है। ये भी बात बिल्कुल राइट है। एंड लोपामुद्रा विदर्भ राज की कन्या थी, जिसका विवाह अगस्त ऋषि से हुआ था। यह ऋग्वेद के रचनाकारों में से एक है। ये भी बात बिल्कुल राइट है, इसलिए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईसा तक किया गया। नेक्स्ट है, अजंता की खोज 1819 ईस्वी में सर जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी। नेक्स्ट है, अजंता में मुख्यतः ब्राह्मण और बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र हैं। उपर्युक्त कथनों में से सत्य कथनों की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए 2, 1 और 2, और बी है 1, 3, 4, सी है 1, 2 और 4, डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, ये भी बात बिल्कुल सही है। और अजंता की गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक किया गया। ये भी बात बिल्कुल सही है। और अजंता की खोज 1819 ईस्वी में जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी। ये भी बात बिल्कुल सही है। एंड नेक्स्ट है, अजंता में मुख्यतः ब्राह्मण और बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र मिलते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है 5। बौद्ध धर्म के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निर्वाण प्राप्ति को मानव जीवन का परम लक्ष्य बताया गया।
और बी ऑप्शन है बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का विरोध किया। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है। महात्मा बुद्ध ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो बौद्ध धर्म है इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म जो पुनर्जन्म में विश्वास करता है, ठीक है, इसमें क्या दिया है? विश्वास नहीं करता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और ये अनात्मवादी धर्म है जिसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, और इसका यही ऑप्शन गलत दिया हुआ है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति को मानव जीवन का परम लक्ष्य बताया गया है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। और बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का विरोध किया है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। महात्मा बुद्ध ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, अशोक के शिलालेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? अशोक के अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। फिर है दूसरे और 7वें अभिलेख में धम्म की व्यवस्था की गई है। और तीसरा है 11वें शिलालेख में अशोक की धार्मिक सहिष्णुता, और 11वें शिलालेख में अशोक की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख है। नेक्स्ट है उपर्युक्त में सही है कौन सा? ये 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो इसमें से कौन सही है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अशोक के जो अभिलेख हैं इनको 5 भागों में विभक्त किया जाता है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। और दूसरे और 7वें अभिलेख में धम्म की व्यवस्था की गई, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। और 11वें शिलालेख में अशोक की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि 11वें में नहीं 12वें शिलालेख में जो है अशोक की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख किया गया है। तो ये 11वें की जगह पे आपका 12वां हो जाता, तो ये सही हो जाता, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये ऑप्शन नंबर सी, ओ सॉरी ए, क्योंकि पहला और दूसरा सत्य है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कथन ए, मौर्योत्तर काल में शासकों द्वारा शासन के विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति पर नियंत्रण किया गया है। शासन के विकेंद्रीकरण के लिए शासकों द्वारा राजतंत्र में देवी तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किया गया है। निम्नलिखित कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए कारण आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या कर रहा है। कथन आर तथा कारण आर, कथन ए और कारण आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। कथन ए सही है परंतु आर गलत है, एंड कथन ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का? देखिए, जो मौर्योत्तर काल में शासकों द्वारा शासन के विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति पर नियंत्रण किया गया है, और शासन के विकेंद्रीकरण के लिए शासकों द्वारा राजतंत्र में देवी तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किया गया है। तो आप इसमें देखिए दोनों का आपस में कनेक्शन है, इसलिए और ये बात भी बिल्कुल सत्य है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। और फिर नेक्स्ट है, चन्होदरों से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। कालीबंगा से हल की आकृति का खिलौना प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं।
तो इसमें से कौन सा असत्य है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8, इसका असत्य क्या हो जाएगा। देखिए, मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं, ये बात सत्य है। चन्होदड़ों से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला, ये भी बात सत्य है। और कालीबंगा से हल्की आकृति का खिलौना प्राप्त हुआ है, क्या ये बात सत्य है? नहीं, ये जो हल्की आकृति का खिलौना है वो बनावली से प्राप्त हुआ, जो कि आपके हरियाणा में है ना। कालीबंगा से क्या हुआ है, कालीबंगा से मिला है आपके जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, और बनावली से मिला है आपका ये जो हल्की आकृति का खिलौना प्राप्त हुआ है। तो इसलिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यही गलत है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित चीनी यात्रियों को भारत आगमन के पहले से बाद के क्रम में लगाइए। कौन पहले आया, कौन बाद में आया। चाउ जू कुआ, फेंसांग, इत्सिंग, फायान। तो इसको पहले मतलब क्रम में लगाना है, जो पहले आया फिर इसके बाद जो आए, इस तरह क्रम वाइज लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले कौन आया है, सबसे पहले आपको फायान आया है। फायान कब आया है यार, 399 ईस्वी में आया है। फायान आया है 399 ईस्वी में आया है, 399 ईस्वी में फायान आया है। और फिर इसके बाद कौन आया है, फेंसांग। फेंसांग कब आया है, ये 629 में आया है। फेंसांग आया है 629 में। और इसके बाद फिर कौन आया है, फिर आया इत्सिंग। इत्सिंग कब आया, ये 673 में आया है, 673 में आया इत्सिंग। इसके बाद चाउ जू कुआ, चाउ जू कुआ आया है, ये 1225 में आया है। कब आया है, 1225 में आया है। तो इस हिसाब से आप क्रम में लगा दीजिए इसको। देखिए, सबसे पहले कौन आया है, फायान आया है। फिर कौन आया है, 339 में ये आया है, और 399 में आया है ना फायान। हाँ, तो 399 में फायान आया है, तो हो जाएगा पहला। फिर आया है 629 में वेनसांग आया है, तो हो जाएगा दूसरा। फिर आया है इत्सिंग 673 में तीसरा। फिर आ जाएगा चाउ जू कुआ 1225 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, मिस्टेक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 14, निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है। तो किसके मध्य है जो सेल्यूकस के युद्ध का वर्णन किया गया है। सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है, तो कहाँ पे सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन है, ये आपका एप्पियानस है। एप्पियानस द्वारा जो है सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है। और यह युद्ध कब किया गया है, 305 ईस्वी में लड़ा गया था। 305 ईस्वी में, जिसमें सेल्यूकस जो है, सेल्यूकस की हार हुई थी। और जब हार हुई थी सेल्यूकस की, तो उसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया था। और जो मेगस्थनीज था उसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत के रूप में भेज दिया था। ये 305 में एप्पियानस द्वारा सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक की उपाधि धर्म प्रचार बंधु थी? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्म प्रचार बंधु थी, किसकी उपाधि थी ये? समुद्रगुप्त की थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, जो समुद्रगुप्त था ये इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की उपाधि धर्म प्रचार बंधु का जो है उल्लेख मिलता है। इलाहाबाद के स्तंभ में इसका लेख जो है वो प्राप्त होता है, जिसमें इसको धर्म प्रचार बंधु कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? संप्रदाय, संस्थापक। एक तरफ संप्रदाय है, दूसरी तरफ संस्थापक। निम्नलिखित कौन सही सुमेलित है? अक्रियवादी। क्या अक्रियवादी के संस्थापक मक्खली गोशाल हैं, या फिर भौतिकवादी के अजीत केस कम्बलिन है, या फिर संदेहवादी पूरन कश्यप, या फिर नित्यवादी संजय बेलुदपुत्र हैं? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कौन सुमेलित है? जो भौतिकवादी हैं ये अजीत केस कम्बलिन से संबंधित है, ये सत्य बात है, यही सही है। अच्छा, जो अक्रियवादी हैं ये किस इसके संस्थापक कौन थे? ये इसके संस्थापक पूरन कश्यप हैं ये इसके। और संदेहवादी जो हैं, संदेहवादी के संजय बेलुदपुत्र हैं। नित्यवादी के पकुगकच्चायन हैं। पकुगकच्चायन इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें पकुग लिखने में भी थोड़ी डिफिकल्ट है, चलिए बता दे रहे हैं, पकुगकच्चायन है। और इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, कैसे इधर उधर दिया है। इलेवन के बाद 12 और 13 इधर छोड़ दिए, चलिए कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? नगर है और नदी। रोपड़ नदी में क्या सतलज नदी है? चनहुदड़ों में क्या रावी नदी है? आलमगीरपुर में हिंडन नदी, या फिर मांडा चिनाब नदी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? देखिए, रोपड़ में तो सतलज नदी है, ये सत्य है। चनहुदड़ों में क्या है? चनहुदड़ो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ये बात गलत है। और क्या है? आलमगीरपुर में हिंडन नदी है, ये बात भी सत्य है। मांडा चिनाब नदी, ये भी बात सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो सुमेलित नहीं है। चनहुदड़ो सिंधु नदी के तट पर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इस काल में नियमित करों की स्थापना हेतु उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा की स्थापना हुई। सतपथ ब्राह्मण में चारों आश्रमों का विवरण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका
13 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ए इस काल में नियमित करों की स्थापना हुई और उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा की स्थापना भी हुई, ये भी बात सत्य है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूनानी राजा मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन का वार्तालाप किस ग्रंथ में मिलता है? दिव्योदान, अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, मिलिंद पनहो। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिलिंद पनहो में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किसके काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ है? तो किसके काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ है? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कालाशोक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो बौद्ध धर्म की संगीतियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, पहले में कौन था? पहला जो हुआ है ये राजगृह में हुआ है और उसके शासक अजातशत्रु थे। द्वितीय था जो वैशाली में हुआ, कालाशोक थे। तृतीय पाटलिपुत्र में जो थे और उसके शासक अशोक के समय में हुआ। चतुर्थ में कुंडलवन और कनिष्क थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसे तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है? कुरल, तोलकाप्पियम और मणिमेखलय या शिल्पाधिकारम। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुरल। तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ कुरल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भीतरगांव का मंदिर खजुराहो, कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, इसको 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें? भीतरगांव का मंदिर कहाँ पे है? भीतरगांव का मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में है और इसमें क्या दिया है? खजुराहो में है। तो इसलिए यही ऑप्शन हो जाएगा राइट और यही गलत दिया है। भीतरगांव का मंदिर है वो यूपी में है, कानपुर जिले में। कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी में है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, फिर विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 23। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। शून्यवाद, रामानुजाचार्य, द्वैतवाद, अद्वैतवाद किसका है? वल्लभाचार्य, शुद्ध अद्वैतवाद नागार्जुन, विशिष्टाद्वैत शंकराचार्य। तो इसमें सुमेलित कीजिए कौन सा किससे सुमेलित है? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, शून्यवाद का क्या हो जाएगा? नागार्जुन। और अद्वैतवाद का क्या हो जाएगा? शंकराचार्य। और शुद्ध अद्वैतवाद का वल्लभाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद का रामानुजाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है। महावीर स्वामी के 11 गणधरों में से कौन एक गणधर महावीर की मृत्यु के बाद जीवित था? सुधर्मन, क्षमा, श्रवण,
चंदना उपर्युक्त में से कोई नहीं। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी के 11 गणधरों में से कौन एक जो गणधर महावीर की मृत्यु के बाद तक जीवित था? कौन है ये सुधर्मन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। आज हम करेंगे टोटल 30 क्वेश्चंस, जो कि टोटल ये सब हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे। 35 है, अशोक के अभिलेखों में कौन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखित है? शहबाजगढ़ी अभिलेख, कालसी अभिलेख और मानसेरा अभिलेख, तक्षशिला अभिलेख। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कि खरोष्ठी लिपि में लिखित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो शहबाजगढ़ी अभिलेख है और मानसेरा अभिलेख है, यही आपके खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्नलिखित युगों में कौन सा ही सुमेलित नहीं है? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? और वेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के। और फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इत्सिंग स्कंदगुप्त। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सही नहीं है क्या हो जाएगा? देखिए, जो इत्सिंग है, इत्सिंग किसके दरबार में आया था? इत्सिंग इत्सिंग जो है ये एक बौद्ध भिक्षु था ना, ये एक बौद्ध भिक्षु था। यही आपका राइट हो जाएगा, यही सही नहीं। मेगास्थनीज है वो जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में, फायन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। खजुराहो का मंदिर चंदेल शासक को मनोनीत है। कौन और चीज को सुमेलित करना है? तो जल्दी देख लेते हैं, सुमेलित कर लेते हैं। खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया। मीनाक्षी मंदिर पांड्य शासकों ने बनवाया। महाबलीपुरम का मंदिर पल्लव शासकों ने बनवाया। इसके बाद एलोरा की गुफा किसने बनवाया? राष्ट्रकूटों ने बनवाया। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28। बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है? ललित विस्तार, मिलिंद पन्ह, सारिपुत्र प्रकरणम और अवदान शतक। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है, यह एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है, ललित विस्तार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मौर्य की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है? अशोक का रुमिनदेही स्तंभ लेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, स्कंदगुप्त का गिरनार अभिलेख। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मौर्य की जल संसाधन व्यवस्था है, इसकी जानकारी रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख से मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक अवश्य करें, और क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं हम उसे बताते चलते हैं, आप नोट करते चलिए, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। चलिए, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 30, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट लेखक की दूसरी तरफ रचनाएं।
बाणभट्ट की रचना कौन सी है? बाणभट्ट के द्वारा कौन सा लिखा गया है? बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखा गया है ना, तो ये हो जाएगा। तीसरा, बिल्हड़ के द्वारा विक्रमांक देव चरित्र। और अतुल के द्वारा कौन सा लिखा गया है? मूषिक वंश। एंड संध्याकर नंदी ने रामचरित लिखा। इस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि हम पूरे टोटल हिस्ट्री के क्वेश्चन 150 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।